सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, पिछले सप्ताह रेडियो नाटकों की जानी मानी आवाज एक मशहूर थिएटर कलाकार, टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुधीर पांडे से बातचीत चल रही थी। बातचीत कर रहे थे अमरकांत दुबे। तो चलिए आज भी ये बातचीत सुनते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और पिछले हफ्ते हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे सुधीर पांडे जी से। उस बातचीत को हमने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि समय इतना हमारे पास था नहीं कि सारी की सारी बात एक ही कार्यक्रम में हम समेट सकें। तो लीजिए उस बातचीत का अगला हिस्सा आज हम आपके सामने पेश करते हैं। हाँ तो सुधीर जी, अब आप बताइए, उस दौर में सुधीर जी, जहां तक मुझे ऐसा मालूम है, ऐसा जानता हूं मैं कि संजीव कुमार साहब भी रेडियो प्रोग्राम्स किया करते थे। हाँ, वो भी करते थे और अपने यूनुस परवेज साहब करते थे, सईदुल हसन साहब, जी 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 जी, बहुत लोग थे, महेश शर्मा जी थे, जी जी जी, ये जो बड़े नामी सितारे माने जाते हैं रेडियो बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब के साथ आपने काम किया है? हाँ, लगभग काफी लोगों, संजीव साहब के साथ तो नहीं मौका मिला, बस यूनुस साहब के साथ किया था और विश्वामित्र आदिल साहब थे, उनके साथ किया था जी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उस वक्त भी रेडियो में 3-4 लोग थे जो बहुत ज्यादा जिनके जो पॉपुलर थे और रेडियो जगत में, जैसे अमीन सयानी साहब थे और विनोद शर्मा जी, इधर ब्रिजभूषण जी। तो इन लोगों का एक अपना, तीनों का एक अपना एक वो था। ये तो मतलब रेडियो के दिलीप कुमार, देवानंद, बिल्कुल 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 वैसे ही थे। तो मैंने, और इत्तेफाक ये रहा कि मैंने सभी के साथ किया। अमीन साहब के साथ बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, जितना भी किया, कुछ रेडियो प्रोग्राम्स किए थे फिल्मों के, और लेकिन ज्यादा काम मैंने विनोद जी के साथ रेडियो, और ये गोयल साहब के साथ और ब्रिज जी के साथ, इनके साथ मैंने बहुत काम किया। उसकी एक खास वजह शायद ये भी रही होगी कि अमीन साहब का काम जो था ज्यादातर फिल्मों से जुड़ा हुआ था और इनका ये था नाटकों से जुड़ा हुआ। तो यही रहा, वजह यही थी। तो मुझे यहाँ नाटक कैरेक्टर्स करने को मिलते थे, और जो जैसा मैंने बताया कि जब वो विनोद जी ने मुझे वहां पर, मैं उनसे मिलने गया तो कहने लगे, देख भाई, वही बिल्कुल जो हमारे पिताजी ने कहा था, वही इन्होंने कहा। कहने लगे, देख भाई, तू बंबई आया है, तू अच्छा एक्टर है, अच्छा कलाकार है, मैंने सुना है, सुन रखा है तेरे बारे में, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे पास तो अभी इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे रेडियो जेम्स का ये एक प्रोग्राम है, पत्थर बोल उठे, और बहुत पॉपुलर था वो, और उसमें बड़ी इतिहास था, सारा इतिहास से जुड़ा था वो। तो कहने लगे कि, तो उस दिन रिकॉर्डिंग चल रही थी पत्थर बोल उठे की, और मुझसे कहने लगे कि देख भाई, दोस्ती पहचान अपनी जगह, काम तो अपनी मेरिट पे मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ कितनी प्रतिभा है उस हिसाब से काम मिलेगा, इसलिए भाई तुझे सुनूंगा मैं, तू चाहे इंस्टीट्यूट से आया हो, चाहे तेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो, पहले तो सुनूंगा, हम सब सुनेंगे। तो रिकॉर्डिंग में, दिन भर रिकॉर्डिंग में बैठा रहा, शाम को रिकॉर्डिंग खत्म हुई पत्थर बोल उठे की, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ सीन्स दिए, स्क्रिप्ट पड़ी थी वहां, कहने लगे ये पत्थर वाला कैरेक्टर, दूसरे में कुछ और कैरेक्टर, ये सब उन्होंने कहा कि भाई चल हो जा। तो उसके बाद मैंने, तो एक तरह का ऑडिशन जैसा ही था, वो मैंने फिर अलग अलग पात्र जो उन्होंने मुझे दिए करने को, वो मैंने किए, और बस ये हुआ कि वो मैं पूरे विश्वास के साथ उनको मैंने निभाया, और बस एकदम वहां से कहने लगे, बस ठीक है, अगले हफ्ते की रिकॉर्डिंग से मैं, तू आ रहा है, और सभी लोगों ने बड़ी सराहना की, और वहां से मेरा रेडियो का, कमर्शियल का, तो जिससे जो अपना ये कह लीजिए हमारा जो डे टू डे का खर्चा था, वो एक सिलसिला शुरू होना हुआ, मतलब। जी हाँ, खर्चा निकलने लगा, गाड़ी कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म से हिली, गाड़ी थोड़ी हिली। चलिए, तो आगे बढ़े उससे पहले हम एक हिली गाड़ी को हिलाते हैं और एक गाना सुनते हैं, फिर अगली बातचीत करेंगे। अगली बातचीत तो खैर चल ही रही है, लेकिन ऐसे मोमेंट में ये होता था कि कुछ बड़े डिप्रेशन के मोमेंट्स भी आते थे, क्योंकि क्या था कि नए नए आए थे, और तो आज जैसे डिप्रेशन नहीं होता, बुरा वक्त भी देखो तो, या अच्छा वक्त, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त तो जीवन में लगा रहता है, जरूरी है। लेकिन वो क्या होता था उस वक्त, अकेले एक ऐसे
महानगर में रह रहे हैं जहां आप आए हैं सब कुछ छोड़कर। और हम तो खैर कभी ये सोचकर नहीं आए थे कि बड़ा आसान सफर है, हमें मालूम था सफर तो मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसे तन्हाई के लम्हे आते थे तो उस वक्त एक गाना, मतलब ऐसे मोमेंट्स में, ऐसे तन्हाई के लम्हों में जो जिस तरह के गाने याद आते हैं, मैं आपको एक गाना, वो हकीकत फिल्म का एक गाना था, मैं ये सोचकर उसके दर से चला था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। तो मैं चाहता हूं कि दर्शक वो गाना सुने। आइए साहब, वो गाना सुनते हैं फिल्म हकीकत का। उसके बाद हम सुधीर जी से जानेंगे कि वो क्या सोचकर आए थे और जो सोचकर आए थे वो उन्हें कब मिला, कैसे मिला, कितना मिला। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। सुधीर जी, जैसा कि आपने कहा कि फिर हमारी गाड़ी जो थी प्लेटफॉर्म से हिली, सिलसिला शुरू हो गया। हाँ। और फिर तो आपने काफी काम, जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आपने रेडियो के लिए किया, आपने वॉइसिंग की कमर्शियल्स में, जैसे कि आपने कहा, फिर आपने डबिंग भी, मुझे मालूम है कि आपने काफी डबिंग की। उस जमाने में रशियन फिल्म बनती थी, रशियन फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों हिंदी फिल्मों में मैंने बहुत डबिंग की। और कई ऐसी फिल्में हैं जो बड़ी फिल्में कहलाती हैं और उसमें आपकी वॉइस, जैसे कि मुझे जहां तक मालूम है, अली बाबा चालीसोर में मैंने मेन विलेन के लिए आपने वॉइस दी थी। वो मैंने किया था। ऐसे कई फिल्में हैं। हाँ, लेकिन इस सारे सिलसिले के बीच में आपका जो मुख्य मुद्दा था, आपका जो मुख्य खोज थी, जिसको मैं कहना चाहिए कि आपकी जो खोज थी, वो फिल्में। खोज तो ये थी कि किसी अच्छी फिल्म में अच्छा रोल मिले। हाँ, यही एक तलाश थी। वो तलाश कब पूरी हुई? अब वो हुई असल में 78। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे इस चीज का एहसास तो हो गया था कि मुझे काम लोगों के दफ्तरों में चक्कर लगाने से तो मिलेगा नहीं। मुझे काम तभी मिल पाएगा जब लोग मेरे काम को देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया, उसके लिए मैं अपने आप को इन थिएटर में और टेलीविजन में अपने आप को बिजी रखा मैंने, और मैं जुड़ा रहा। मैंने कहा कि नहीं, ये चलता रहना चाहिए, अभ्यास चलता रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज लोगों की नजर में आएगी। तो थिएटर में करता था। मेरा एक नाटक था उस वक्त, जिसमें इप्टा का वो नाटक था, बकरी उसका नाम था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का वो नाटक था लिखा हुआ, और बहुत पॉपुलर हुआ था। पृथ्वी थिएटर जब बना था तो उसके ओपनिंग डे में किसी दूसरे ग्रुप ने प्ले किया था, सेकंड डे में हम लोगों ने बकरी किया था, और उसके बाद वो नाटक इतना पॉपुलर हुआ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने वो नाटक देखा। और तो उससे भी मेरी काफी पहचान लोगों से बनी और लोगों ने मेरे काम को सराहा।
और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो कौन है ये एक्टर, क्या है, मेरे बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की कुछ लोगों ने। और सलीम जावेद साहब भी वो नाटक देख चुके थे और उन्होंने भी मुझे कई जगह ख़ासतौर पे रमेश सिप्पी साहब के साथ मेरा परिचय उन्होंने ही करवाया और उन्होंने कहा कि साहब बहुत अच्छा नाटक है। फिर रमेश सिप्पी साहब भी वो नाटक देखने आए थे, अमिताभ जी ने भी देखा था वो नाटक। वो बहुत सारी इंडस्ट्री लगभग देख चुकी थी उस वक्त, तो वहाँ काम का परिचय लोगों को मिल चुका था। लेकिन इधर मैं टेलीविजन के नाटक भी कर रहा था और टीवी में तो ब्लैक एंड व्हाइट प्लेज होते थे उस जमाने में। तो वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे बॉम्बे दूरदर्शन में, एनएसडी के थे वो, और बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे टास्क मास्टर जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन पे बिलीव करने वाले। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने मुझे कास्ट किया और बाद में ऐसा हुआ कि मैं उनका बहुत फेवरेट एक्टर भी हो गया। तो एक नाटक था, उसका नाम था कलंक, और वो बॉम्बे दूरदर्शन के लिए मैंने किया था। करीब 1 घंटे का नाटक था। उसमें 2 ही कैरेक्टर्स थे। मैंने छोटे भाई का किया था और एक दूसरे एक्टर थे, उन्होंने बड़े भाई का कैरेक्टर किया था उसमें। लेकिन छोटे भाई, कहानी छोटे भाई के ही इर्द गिर्द घूमती थी। तो वो जो नाटक था उसमें मेरी परफॉर्मेंस, वो मेरा बॉम्बे दूरदर्शन का एक शुरू का दूसरा नाटक कह लीजिए जब मैंने किया, तो वो नाटक कहीं इत्तेफाक से आप कुछ कर रहे होते हैं, सितारे पीछे अपना काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको पता नहीं होता कौन कहां कब कैसे देख रहा है, यही जिसे डेस्टिनी कहते हैं। जी। और जिस पर तब इतना हमें भरोसा नहीं था, तब हम सोचते थे कि अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, लेकिन आज पलट के देखें तो ऐसा नहीं है, डेस्टिनी ही आपको ले जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है। हर इंसान अपने अनुभव से ही बात करता है, जो वो अनुभव उसको सिखाता है, जो उसकी अनुभूति होती है, उसी को वो नेचुरली दो लोगों को बताना चाहता है कि भाई। तो वो कहीं वो नाटक देख रहे थे डायरेक्टर साहब दुलाल गुहा। जी जी। वो उस वक्त के बहुत पॉपुलर डायरेक्टर थे, बड़ी पॉपुलर फिल्में बना चुके थे, दुश्मन, प्रतिज्ञा, और बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहीं वो नाटक देखा, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि कैसे देखा, सर्कमस्टेंसेस कैसे बनी, और उन्होंने देखा। खैर उन्होंने देखा वो नाटक। देखने के बाद उस वक्त वो इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, धुआं, जो उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, जो उनके बेटे प्रोड्यूस कर रहे थे, और मतलब होम प्रोडक्शन उनकी थी। उससे पहले वो बाहर की फिल्में डायरेक्ट किया करते। हाँ, तो वो नाटक उन्होंने देखा और उस वक्त की कास्टिंग चल रही थी। उसमें ये मिथुन चक्रवर्ती हीरो, रंजीता उसमें हीरोइन, राखी जी थी और अमजद साहब थे। उसमें एक कैरेक्टर था पुलिस इंस्पेक्टर का, जो फाइनल नहीं हुआ था, जिसके लिए वो एक्टर ढूंढ रहे थे। किसी का कहना यह था कि भाई वो चाहते हैं कि मतलब उनके घर में बाकी लोग चाहते थे कि भाई किसी ऑलरेडी पॉपुलर एक्टर को लें, नोन फेस को लें। लेकिन जब दादा ने मेरा ये नाटक देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस रोल के लिए इस एक्टर को लेना चाहता हूँ, ये कौन है। तो उन्होंने दूरदर्शन में फोन किया, पता करवाया, अपने प्रोडक्शन के आदमी को भेजा। उन्होंने कहा कि यार ये पता करो ये लड़का कौन है जिसने ये रोल किया और ऐसा ऐसा नाटक आया था ये ना। तो पता किया उन्होंने, मेरे बारे में उनको खबर मिली वहां से, दूरदर्शन से। तो प्रोडक्शन का आदमी ढूंढता ढांढता, मैं चेंबूर में रहता था, वहां आया। वो फोन नंबर लिया, उसने मुझे फोन किया और बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, दुलाल गुहा साहब एक फिल्म बना रहे हैं और उन्होंने आपका परफॉर्मेंस देखा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको फोन किया, फिर हमारी मीटिंग फिक्स हुई। तो ऐसे मुझे वो पहली फिल्म मिली, धुआं। और उसमें भी बड़ा, वो फिल्म भी हाथ में आते आते और मतलब ऐसा लग रहा था छूट गई हाथ से, ऐसा भी माहौल बना जी। क्योंकि मैं, ये जो मेरा नाटक है बकरी, ये इतना पॉपुलर था कि जिस दिन से वो फिल्म शुरू करना चाह रहे थे, बेंगलोर में फिल्म थी, तो जैसे समझ लीजिए 15 तारीख से फिल्म शुरू है और शेड्यूल उनका शुरू है, तो 16, 17, 18 मेरे नाटक थे, शोज थे, प्रेसिडेंट। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम, मेरा शेड्यूल है, मेरे सारे एक्टर्स की डेट है। मिठुन साहब उस वक्त बहुत पॉपुलर एक्टर थे, राखी जी थी, सभी बड़े नामी एक्टर थे और सब पॉपुलर थे, सब बिजी थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये एडजस्ट नहीं कर सकते नाटक को। मैंने कहा सर ये तो कमिटेड शोज हैं और हम थिएटर के लोग तो नाटक को, एक कमिटमेंट को तो फिर को कमिटमेंट की तरह रखते हैं, तो शो तो मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं शो को बदल पाऊंगा क्योंकि ये फिक्स है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि अरे यार तुम्हें फिल्म मिल रही है और तुमने यार नाटक के लिए, तुम नाटक कैंसिल कर दो ना यार, क्या है, फिल्म ले लो। मैंने कहा नहीं, थिएटर का एक अलग डिसिप्लिन होता है, मैं उससे नहीं हट सकता, ये मेरा कमिटमेंट है। उसके बाद फिर मैं शोज के लिए किसी दूसरे को तैयार करूं, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी जो कमिट हो चुका है इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता, ये डेटें फिक्स है।
तो मुझे लगा कि ये फिल्म मेरे हाथ से गई। आइए दुलाल गुहा तो अब नहीं बुलाएंगे मुझे, और किसी दूसरे एक्टर को मिल जाएगी, क्योंकि उनका शेड्यूल के 4 दिन का नुकसान होता था। दोस्तों, वो फिल्म सुधीर जी को मिली या नहीं मिली ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले टीवी में आप ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक नहीं लेंगे, गाना सुनवाएंगे आपको सुधीर जी की पसंद का। इस मोड़ पे मुझे एक ही गाना ध्यान में आ रहा है कि ये जो छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलेंगे, तो पूछेंगे हाल। जी, तो दोस्तों आइए सुनते हैं। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। सुधीर जी, मैंने दोस्तों को सस्पेंस में डाल के रखा हुआ है। गाना खत्म हो गया और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो फिल्म आखिर आपको मिली या नहीं मिली। जिन्होंने फिल्म देखी होगी वो तो समझ ही गए होंगे कि मिली थी, लेकिन अब आप वो लेकिन वो हुआ ये कि उस वक्त घबराहट हो गई थी। उस वक्त थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार ये फिल्म, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो मेरे अपने कन्विक्शन, जो मैंने आपसे कहा कि अब अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो नाटक छोड़ देता, या क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि यार तुम नाटक छोड़ दो, उसमें है क्या जी। जिस नाटक से ना तुम्हें पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस नाटक से मुझे पैसा ही सब कुछ नहीं था, उस नाटक ने मुझे रिकॉग्निशन दिया, एक पहचान दी थी, मुंबई जैसे शहर में। हाँ, और प्लस एक थिएटर का तो है ही कमिटमेंट। आज भी मैं अपने शेड्यूल में से जिस दिन मेरा शो होता है, मैं लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस महीने इस दिन मेरा नाटक है, उस दिन शूटिंग नहीं हो पाएगी, या उस दिन मुझे मुंबई शहर में रहना है, या अगर वो नाटक कहीं बाहर है तो कह देता हूं कि ये नाटक दिल्ली में है, बेंगलोर में है, जाता हूं करने। तो एक थिएटर का अपना डिसिप्लिन है, और जिस डिसिप्लिन को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थिएटर जो है बगैर डिसिप्लिन के हो नहीं सकता। अब बाद में क्या हुआ कि 4 दिन के बाद, जब उसके दूसरे दिन कोई टेलीफोन मुझे नहीं आया, तो मैं काफी परेशान हुआ। उसके बाद मुझे वहां से फोन आया, उन्होंने कहा कि दुलाल गुहा साहब ने आपको बुलाया है। वो गया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं समझ रहा हूं आप थिएटर के आदमी हैं जी, और उनको भी बहुत से लोगों ने ये एडवाइस किया
कि ये थिएटर वालों की प्रॉब्लम बहुत होती है, ये तो लोग इनको लेना बेकार है, ये नाटक को देते हैं इम्पोर्टेंस, ये वहां चले जाएंगे, इनका शो होगा तो ये तो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे शूटिंग। तो इत्तेफाक से दुलाल गुहा जो थे खुद नाटकों से जुड़े हुए इंसान थे, और वो भी कलकत्ता के ड्रामों से, और कलकत्ता के वो रेडियो से भी जुड़े रहे, तो वो इस चीज को समझते थे। तो उन्होंने, जिस तरह मैंने दूसरों की एडवाइस नहीं सुनी और मैंने कहा नहीं मैं तो नाटक तो करूंगा ही और नाटक नहीं छोड़ सकता, उस तरह उन्होंने भी ये सोचा कि नहीं, ये आदमी कमिटमेंट वाला आदमी, और चूंकि वो मुझे लेना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, शूटिंग को ऐसे एडजस्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम शो करके लास्ट जिस दिन तुम शो कर रहे हो उस दिन शो करके सुबह 6 बजे की सुबह की फ्लाइट लेके बैंगलोर आ जाओ, उस दिन से तुम्हारा काम, उसके बाद तो तुम्हारी कोई कमिटमेंट नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई उसके बाद कोई नहीं। और इस तरह से मुझे वो पहली फिल्म मिली। और इस पूरी बातचीत को सुन के हमारे दोस्तों को ये जरूर एहसास हो गया होगा कि आपको काम आता है, ये बहुत अच्छी बात है। काम के प्रति आप कितने ईमानदार हैं ये बहुत जरूरी है। जी। आपको अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, इस सारी चीज को अपने साथ रखना होगा, तब कहीं जाके आपको कोई एक मंजिल मिलती है। वरना काम आना ही सब कुछ नहीं होता। सुधीर जी, ये सिलसिला आपका फिल्मों का शुरू हुआ और उसके बाद आपने, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पड़ी होगी आपके। नहीं, ऐसा नहीं रहा। बहुत सी सफर तब भी स्मूथ नहीं रहा, मतलब एक सहज नहीं था, हर चीजें इतनी सरल नहीं। लेकिन सिलसिला आपका फिल्मों का शुरू हो गया था। लेकिन क्या है, जैसा कि ये जो हमारा जो सिने जगत है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होना, जिसे कहते हैं ना, फिल्म की जो सफलता है, वो अगर बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सफल है या पॉपुलर फिल्म हो जाती है तो तभी सारी टीम को फायदा होता है, उसमें काम करने वालों को फायदा होता है। मेरी जो पहली फिल्म जो ये धुआं थी, ये बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल सफल नहीं। लोगों ने देखा, मेरे काम को भी बहुत सराहा, और ट्रेड की जो मैगजीन्स थी उनमें भी मेरे काम की काफी तारीफ हुई। तो वो कौन सी फिल्म थी जो जिसने आपको इस मकाम पे पहुंचाया? एक फिल्म थी मैंने की बहुत बाद में, वो उस फिल्म का नाम था कॉलेज गर्ल। जी हाँ। वो थोड़ी बॉक्स ऑफिस पे चली, लेकिन उसके चलने के रीजंस कुछ और थे। उसमें कुछ दूसरे तरह का मसाला था। नागिया उसमें हीरोइन थी, और वो कुछ बलात्कार को लेके वो सब भी थी। ये वही मैं कह रहा हूँ, तो उसके चलने का जो था वो थोड़ा मसाला फिल्म थी उस तरह से। तो उसका रीजन सक्सेस का कुछ दूसरा रहा। उसमें मैं अपना एज एन एक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं समझता। लेकिन क्या है, उसके बाद फिर यह है कि रोज तो मिलते रहे, आते रहे, सब कुछ हुआ। सफर तो चलता रहा फिल्मों का, लेकिन एक हमेशा बस एक कहीं खालीपन, काम करता रहा, बिजी रहा, लेकिन जो चाह रहा था कि मैं संतुष्टि कि नहीं यार, ये करने नहीं आए थे यार, ये कुछ थोड़ा सा सीरियस काम करना चाहते थे, कुछ और दूसरे ढंग का, ये सब चलता रहा। वो सिलसिला असल में टूटा जाके जब टेलीविजन का दौर आया, जब टेलीविजन कमर्शलाइज्ड हुआ और टेलीविजन आया। तो जब मैंने पहला सीरियल किया टेलीविजन में भी, जब मैं उससे पहले एक सीरियल कर चुका था, वाह जनाब जी, लेकिन जब मैंने दूसरा सीरियल किया, ये बुनियाद जी, इससे मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिला, बुनियाद सीरियल। लेकिन हालांकि चीजें वही काम आई, क्योंकि तब तक मैं रमेश सिप्पी साहब के साथ शान और ये फिल्में कर चुका था, शक्ति, तो उनसे मेरी पहचान तो हो चुकी थी। और जैसा मैंने आपको बताया, सलीम जावेद साहब ने मेरा परिचय उनसे कराया, उन्होंने मेरा नाटक भी देखा, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे वो फिल्मों में रोल तो दिए, लेकिन शक्ति में कुछ ऐसा हुआ, मेरा रोल कट गया, सारा रोल जितना था। शान में रहा जो मैं कर रहा था, वो बड़ा कॉमिक रोल जैसा रह गया। वो एक नहीं, वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, कोई बहुत उन रोल में कुछ साइड ही से रोल थे वो। जी हाँ। लेकिन ये था कि भाई एक बड़ा बैनर है, सब कुछ है। लेकिन बाद में जब बुनियाद फिल्म की ये सीरियल की कास्टिंग हुई, तो तब रमेश सिप्पी ने मुझे लाला गेंदामल कहा कि मैं आपको लाला गेंदामल का ये कैरेक्टर दे रहा हूँ, जिसको करने में वाकई आपको अच्छा। और फिर मैंने उसको पूरी ईमानदारी से उस किरदार को निभाया। तो वो उससे मुझे एज एन एक्टर बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली। और उसके बाद फिर मुझे कुछ बड़ी बड़ी फिल्में और मिली। मोहन कुमार जी की अंबा मिली, हरमेश मल्होत्रा जी की बंजारन एक फिल्म थी, वो मिली। मैंने शांताराम जी के साथ भी एक फिल्म की थी, झंझार। जी जी। लेकिन वो फिल्म भी अनफॉर्चुनेटली
बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। तो लेकिन बुनियाद के बाद कुछ जो फिल्में मुझे मिली वो अच्छी बड़ी फिल्में थी, लेकिन अगेन वही हुआ, संतुष्टि आपको कि टीवी से संतुष्टि ने वो टीवी से मिली। तो शायद डेस्टिनी जिस तरह के रोल्स, जिस तरह के किरदार मैं निभाना चाहता था, उनका सिलसिला शुरू हुआ टेलीविजन से। और फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये भी उतना ही पावरफुल मीडियम है और एक नया मीडियम है, तो हमें तो अपने आप को एक अच्छा एक्टर, अच्छा अभिनेता जो है वही उसी रूप में हम चाहते हैं दर्शक हमें देखें। तो वो चीज हमें टेलीविजन से मिलने लगी। धीरे धीरे मैं फिल्मों में मेरी रुचि कम होती गई, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत अच्छा रोल मिलेगा तभी करूंगा, वरना सीरियल्स में मुझे सेंट्रल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ऐसे सीरियल मिल रहे हैं जो मेरे ही उसी कैरेक्टर पर आधारित हैं, तो वहां मुझे ज्यादा आनंद आने लगा। तो धीरे धीरे कुछ अपने आप ही धीरे धीरे मैं टीवी सीरियल्स की तरफ झुकता गया। इन सीरियल्स की ही अगर बात करें तो जैसा आपने कहा कि टीवी सीरियल की कहानी आपको ध्यान में रखकर गढ़ी गई। जी, जी, ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि जैसे कि कैंपस या अमानत आपका मतलब बिल्कुल कोहिनूर कैटेगरी कहलाती थी। मुझे ऐसा बिल्कुल ध्यान है कि अमानत वो सीरियल हुआ करता था, जब एयर होता था तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था, जैसा एक जमाने में रामायण महाभारत में होता था, वो चीज हो गई। लाला लाहौरी राम, दोस्तों आप भूले नहीं होंगे लाला लाहौरी राम को, जिन्होंने सुधीर जी ने जिस सीरियल में, अमानत सीरियल में जो किरदार निभाया था, 5 बेटियों के साथ वो जो था। और आजकल भी आपका इस तरह का एक सीरियल चल रहा है, मायका चल रहा है, वो भी प्राइवेट चैनल पे चल रहा है, और वो भी बहुत पॉपुलर हो गया है और अच्छा कामयाब सीरियल है। और इसके साथ साथ सुधीर जी, मैं यहाँ अपने दोस्तों को ये जरूर बताना चाहूंगा, आपको मैंने बीच में रोक दिया, माफी चाहूंगा दोस्तों, जहां एक तरफ सुधीर पांडे अमानत के लाला लाहौरी राम या मायका के वो पिता का रूप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जो कि आपको रुला देता है, जो कि एक पिता की बेबसी को, एक पिता के दर्द को आपके सामने पेश करता है, वहीं सुधीर जी जब पांडे जीवन के टीवी पर आते हैं तो आपको इतना हंसाते हैं कि आपके पेट में बल पड़ जाए। ये एक सशक्त कलाकार ही कर सकता है, और सुधीर जी इस अपने अंदर के कलाकार की शक्ति को और उसके जो पावर है उसको बार बार आपके सामने पेश करते रहे हैं, और आपने सुधीर जी के अभिनय का लोहा बार बार माना है। सुधीर जी, ये बातों का सिलसिला जो है कुछ ज्यादा लंबा हो गया मेरी बातों का, इसलिए यहाँ एक गाना बहुत जरूरी है। यहाँ आप सुना सकते हैं गाना के जिंदगी कैसी है पहेली, आनंद फिल्म का गाना है। ये जो जिंदगी के जो रंग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और होता क्या है और किस तरह का रंग हम सोचते हैं चढ़े, और चढ़ता किस तरह से है, क्योंकि विधि का विधान अलग है और हम जो करना चाहते हैं वो अलग है। तो ये कैसी पहेली है, ये वाकई ये सवाल बीच बीच में हमेशा हर इंसान के मन में उठता है। तो आइए सुनते हैं ये गाना फिल्म आनंद से। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही
चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये है विविध भारती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज सेल्यूलॉइड के सितारे हैं जाने माने अभिनेता सुधीर पांडे। सुधीर पांडे से बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। दोस्तों, इस गाने के बाद हम भी ये जानना चाहते हैं सुधीर जी से कि आपने कितनी बार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की और उसमें किस हद तक आप सफल रहे, और ये पहेली जो आपके सामने बन गई थी कि माध्यम जो है अपने आप को पेश करने के लिए, अपने अंदर के कलाकार को आप तक पहुंचाने के लिए, फिल्म और सीरियल के माध्यम में से आपने सीरियल के माध्यम को चुना, वो भी इसलिए कि आपको संतुष्टि वहीं मिलती थी। हाँ। तो ये सारी जो जद्दोजहद में कभी कोई ऐसा दौर भी आया होगा जब आपको थोड़ी सी कहीं निराशा हुई होगी कि फिल्मों का वो सफर, वो जो सपना लेकर आप आए थे मुंबई, वो पूरा नहीं हो पाया। वो देखिए क्या है कि थिएटर, टेलीविजन, ये दो माध्यम तो हैं ही। जहां तक मेरे कमिटमेंट का और जो मुझे जो आज भी जब मैं तो एमेच्योर एक्सपेरिमेंटल थिएटर करता हूं, प्रोफेशनल थिएटर तो करता नहीं, तो आज भी वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर में पैसा नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर वो करता हूं, क्योंकि वो जो संतुष्टि है वो उसका तो खैर कोई मतलब अंत नहीं है, मतलब वो एक अलग ही चीज है, वो एक नशा है वो। जी हाँ। लेकिन क्या है कि उस माध्यम की एक लिमिटेशन कह लीजिए कि जब आप एक नाटक करते हैं तो चाहे 500 लोग, 600 लोग, 700 लोग, 200 लोग, ये जो बैठे हैं दर्शक, एक बार में उतने ही दर्शक देख पाते हैं। जी। कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे दें, कितना भी अच्छा उसमें काम करें, लेकिन एक अटेम्प्ट में आप एक लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि आप सीधे पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, तो वो जो सीधे पहुंचने का जो ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्शन होता है, कि वो जो मैं जिस नशे की बात कर रहा हूं ना, वो कहीं आपको नहीं मिल सकता। जी हाँ। लेकिन चूंकि अब माध्यम की अपनी लिमिटेशन है, आप पहुंच नहीं सकते। मतलब आप कितने भी बड़े थिएटर के कलाकार हैं, क्योंकि हर कलाकार ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके, उसकी प्रतिभा लोगों तक पहुंच सके, तो उसके लिए तो माध्यम टेलीविजन, पहले तो सिनेमा ही था, अब टेलीविजन भी है। लेकिन टेलीविजन क्या है, ये जो सोप ओपेराज हैं, इनकी लाइफ नहीं है। जी हाँ। ये आज के दौर के सोप होते हैं, खत्म होते जाते हैं, फिर कहां चले जाते हैं मालूम नहीं। मैं इसी बात पे सवाल आपसे पूछना चाहता था, और चूंकि आपने एकदम सीधे जुड़ने की बात की और आपने खुद ही ये माना है कि इनकी लाइफ नहीं है सोप ओपेराज की, आपको नहीं लगता सुधीर जी कि आप कितना भी अच्छा सीरियल करें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हमने अमानत की ही बात की, या हमने कैंपस की बात की। अमानत और वो परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो मैं फिल्मों में करता, तो वो आर्काइव में रखने लायक परफॉर्मेंस, वही मैं प्रिजर्व करने लायक कि आज अगर मैं लोगों को याद ना दिलाता कि सुधीर जी ने लाला लाहौरी राम का रोल अमानत में किया था, या लाला गेंदामल बनके बुनियाद फिर भी लोगों को याद है, क्योंकि ये शुरुआती दौर ये थी। लेकिन आज वो सारे सीरियल, आपने तो और भी सैकड़ों सीरियल किए हैं आपने, अमानत या कैंपस ही का नाम क्यों ले रहे हैं, कई हैं जो इनका जो आपने किए हैं, लेकिन क्या लोगों को याद है? बिल्कुल। क्यों है ऐसा? क्योंकि सीरियल्स क्या है, जैसे हर दौर का एक सीरियल, आज पुराने सीरियल उठा के देखो
तो आपको वो पुराने ही लगेंगे। जी। अभी बीच में एक बुनियाद किसी चैनल में आया था, जी। तो जो पुराने लोग थे उस दौर के, उन्होंने तो देखना चाहा, जी हाँ। लेकिन बहुत से नए जो लोग थे वो उसको उतनी उससे उन्होंने कहा कि यह पॉपुलर सीरियल था, चलो देखते हैं। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है सुधीर जी कि आज टीवी में भी कहानी की कमी है? कहानी की कमी तो है ही, कहानी की तो कमी क्योंकि है। अगर आप बुनियाद की बात हाँ। करें तो बुनियाद में अपनी एक एक कहानी कहानी थी। थी। नहीं, वो आज कहानी की कमी इसलिए है, कहानी की वैसे कमी नहीं है, जी। लेकिन क्या हो गया है कि ये प्राइवेट चैनल्स की आपस की लड़ाई में ये ऐसी होड़ लग गई है कि जो मैं एक चैनल दिखा रहा है वही दूसरा दिखाना चाहता है। जी। तो अब हो क्या गया है कि आज ऐसा हो गया कि कुछ कहीं कोई लुक अलग हो सीरियल का तो हो, बाकी यहां तक कि ट्रीटमेंट भी सब सीरियल्स का एक सही नहीं, लगता है। कुछ एक प्रोडक्शन कंपनीज तो ऐसी हैं सुधीर जी, जिनके अगर सीरियल्स देखे जाएं तो कलाकार भी, सेट भी, ट्रीटमेंट भी, हर चीज ऐसे ही है। हाँ। अगर शुरू में नाम ना देखा जाए तो समझ में ही नहीं आता है कि ये बिल्कुल, कोई दूसरा सीरियल देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये क्या हो गया कि जब शुरू हुआ था ये, जी। तब हमें लग रहा था कि जब टेलीविजन शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये एक माध्यम है जिसमें शायद बहुत कुछ नया करने को मिलेगा, और मिला भी, शुरू के दौर में मिला भी। अब वो खत्म हो गया, अब वही चीज हो गई है। अब उसमें इस भीड़ में अचानक कोई एक कैरेक्टर आपको अच्छा मिल जाए, अभी जैसे मैं माइका कर रहा हूं। हाँ। अब ये कैरेक्टर मुझे बड़े दिनों बाद, इस बीच और भी बहुत से रोल्स आते हैं। पांडे जी का कैरेक्टर आपका बिल्कुल अलग पांडे एंड पांडे, वो बिल्कुल अलग। उससे पहले वो जो पांडे एंड पांडे, वो जहां से निकला, करीना, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जी हाँ। और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। जी हाँ। तो इस तरह के कैरेक्टर्स क्या हैं कि आते हैं, लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि कितनी भी ग्रेट परफॉर्मेंस आप दे दो, वो सीरियल बस फिर प्रिजर्व तो होते नहीं जी है। हाँ। वो गए, टेलीकास्ट हुए, उनकी लाइफ चाहे 5 साल की हो चाहे 3 साल की हो, उतने तक रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। वो सोप ओपेरा सही मायने में सोप है, वो साबुन की तरह घुल के खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधीर जी फिर आपके अंदर का जो कलाकार है वो कहीं इसीलिए मैंने आपसे करता हूं। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो बड़े पर्दे का जो एक चार्म है, बड़े पर्दे का एक ये कह लीजिए जो उसके प्रति आकर्षण है दर्शकों का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो माध्यम एक अलग ही है। 2.5-3 घंटे में आप एक परफॉर्मेंस देखते हैं और उसमें जो यादगार चीज बन के रह जाती है वो हमेशा वो इतिहास बन जाती है। आज मदर इंडिया है, वो इतिहास। कागज के फूल, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, ये फिल्में बन गई हैं और जो लोग इस फिल्म से जुड़े हैं इतिहास का हिस्सा बन गए। तो ये मजा सिर्फ सिनेमा में ही है, और ये पता नहीं सिनेमा का जादू है जो हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए एक अभिनेता के भीतर वो कमी जरूर, मतलब वो हमेशा ये एक रह जाती है कि नहीं यार, एक ऐसी फिल्म मिल जाती जिसमें हम भी एक मतलब एक यादगार भूमिका निभा देते। तो वो एक प्यास जरूर रह गई है और हो सकता है पूरी हो जाए। कैसा रोल करना चाहते हैं? अगर आपको एक आजादी दी जाए कि साहब सुधीर पांडे साहब ये फिल्म हम बना रहे हैं और इस फिल्म में बताइए आप क्या रोल देखिए, मैं ऐसा कोई भी रोल, क्योंकि मैं तो सभी तरह के रोल कर लेता हूं और करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हमेशा जोर इसी पे रहा कि मैं जितनी वैरायटी कर सकूं, जितनी मैं भिन्न भिन्न प्रकार की के जो शेड्स हैं हमारे इमोशंस के, वो व्यक्त कर सकूं, ये मेरा हमेशा एक वो रहा है। तो इसीलिए फिल्म में भी मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर कोई एक ऐसी फिल्म मिले जिसमें मैं मेरे भीतर के कलाकार मतलब एक ऐसी भूमिका निभा दे जिसमें हर तरह के इमोशंस हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अमानत का कैरेक्टर हमने किया, जो सीरियल में किया, अगर उसी तरह का एक कैरेक्टर कोई अगर फिल्म में भी मुझे लाके दे तो मैं मतलब मुझे करने में कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर उसको आधार बनाकर तो आज भी मैं उसमें वो चीज उस पात्र में वो चीज डाल सकता हूं, ऐसा रंग डाल सकता हूं जो लोगों को के दिमाग में चढ़ जाएगा जी। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कौन आगे बढ़े, कौन ऐसा रोल आपको दे। या अच्छा, अब क्या है, कई लोगों की नजर में हम पुराने भी हो गए। जी हाँ। अब बहुत से जो डायरेक्टर्स हैं, हम क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि फिल्म जगत में मैंने ये देखा है सोच बड़ी सीमित है। हाँ, वो बड़े पैमाने पे नहीं सोच सकते। किसी को ये नहीं सोच सकते कि यार ये अभिनेता है, बल्कि आज से 4 साल पहले आज से ज्यादा मच गया है। जी हाँ।
इसमें आज ये रंग हैं, इसको हम देख चुके हैं, इसको हम इतनी अलग अलग रूप में देख चुके हैं, क्यों ना इसको लेके हम एक फिल्म बनाएं या एक ऐसा किरदार हम खड़ा करें जो इससे करवाएं। जी हाँ। ये सोच है ही नहीं लोगों की। तो या तो आप किसी को ऐसा कन्विंस कर दो कि भैया देखो मैं इस तरह का रोल करना चाहता हूं, अगेन वही मार्केटिंग की बात हो गई कि आप अपने आप को इस तरह से सेल करें, इस तरह से मार्केट करें, अपने आप को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट करें और आप जाके कहें कि भाई किसी कंपनी से कि साहब मैं वो प्रोडक्ट हूं, मुझे आप लॉन्च कीजिए और फिर देखिए मैं क्या करता हूं। लेकिन क्या है, वो संभव है या नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन तरीका और कोई नहीं दिखता। दूसरा एक जो आखिरी तरीका है जो मतलब इन दिनों मेरे दिमाग में उठ रहा है, बीच में भी उसका ख्याल आया था, वो ये था कि फाइनली फिर मैं अपनी ही फिल्म बनाऊं। हालांकि मैं ये सवाल पूछना चाहता था आपसे और बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुद ही कह दिया, लेकिन इस सवाल पे आएंगे उससे पहले एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे हम। जैसा मैंने कहा कि मैं अपनी ही एक चीज कुछ बनाऊं, एक ऐसी चीज खड़ी करूं कि लोग कहें कि नहीं इसने जो अपना रंग सोचा है वो हम पे चढ़ा दिया है। तो इस तरह का एक अटेम्प्ट करना है। तो वो गाना है ना कि मोहे शाम रंग दे दे। हाँ जी हाँ, बंदनी फिल्म का ये। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना और एस.डी. बर्मन साहब ने इसकी धुन बनाई। तो आइए सुनते हैं। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। बताइए सर, आप को इस गाने से पहले एक बताइए कि आपके पास एक आखिरी तरीका बस यही है कि आप अपने आप को लोगों के सामने पूरी तरह से पेश करने के लिए एक
मौका बचता है कि हाँ, कि हम मैं खुद ही फिल्म बनाएं। खुद ही। और क्योंकि क्या है कि देखिए आजकल जैसा कि सिनेमा में हो गया है, एक चीज थोड़ी सी इन दिनों देखी गई है कि जब से ये मल्टीप्लेक्सेस आए हैं और कॉरपोरेट फिल्मों में आ गए हैं, फिल्म मेकिंग में, तो एक ये हो गया है कि अलग अलग सेगमेंट्स की फिल्म, एक छोटी फिल्म, बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म, इस तरह की चीजें अब होने लगी हैं। और इस बीच अगर आप देखें तो काफी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स भी आई हैं और कामयाब भी हुई हैं। एक वो फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, जी हाँ। बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। जी हाँ। और अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है घोसला का घोसला, जी हाँ। बड़ी अच्छी है। जयदीप साहनी से। हाँ, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आज किए जा सकते हैं और लोग उन्हें देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि उस तरह की तैयार हो ऑडियंस गई भी तैयार हो गई है और ये जो मल्टीप्लेक्सेस की वजह से उस तरह का एग्जिबिटर भी सामने आ गया जी है इस तरह की फिल्मों को दिखाने के लिए। जी हाँ। तो वो एक चीज है, तो जिसको नजर में रखते हुए मैं एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, एक छोटे पैमाने पर एक्सपेरिमेंट करने का मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है। तो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने कुछ सुने हैं और कुछ पे काम भी चल रहा है अगर वो जम गया तो। लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी मैंने रिसेंटली, उस सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहूंगा, तो इतना जरूर कहूंगा कि एक सब्जेक्ट अभी बहुत रिसेंटली काफी मुझे अपने करीब लगा, ऐसा लगा कि नहीं उस पे कोशिश की जा सकती है। तो अब अगर देखते हैं हालात अगर सारे ठीक रहे और उसका मतलब हमें फल क्या मिलेगा, ये तो कोई नहीं जानता। अमर जी, एक और गीत है जो मुझे पर्सनली मतलब वो इतना, क्योंकि उसमें लता जी और आशा जी उन दोनों ने वो गाया उत्सव फिल्म का बेला क्यों महका रही महका आधी रात को। बहुत बहुत जी, ये उत्सव फिल्म में रेखा जी, और अनुराधा जी, पटेल जी। इनके ऊपर फिल्माया गया गाना। बहुत सचमुच फिल्म भी बहुत नशीला गाना है जिसे कहना और चाहिए, बहुत। आपका प्यार इस गाने की तरफ शायद इसलिए भी होगा कि वो एक बड़े प्रसिद्ध नाटक पर आधारित फिल्म थी। हाँ, वो भी यार, लेकिन संगीत की दृष्टि से भी बसंत संगीत देसाई जी और ने बहुत कमाल किया। बहुत बढ़िया किया और ये दोनों गजब की प्रतिभाएं उसमें एक साथ हैं, जी हाँ। वो बड़ा कमाल है। दोनों को जो सुनने का उसमें आनंद आता है और जी बड़े वो गजब है। आइए सुनते हैं। हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी हो जिसने पलकी चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को, उसको टोको न रोको रोको न टोको टोको न रोको आधी रात को। लाज लगे रे लगे आधी रात को, लाज लगे रे लगे आधी रात को, बिना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को।
चांद आंखों में आया आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को, रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को, बात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो रात होती शुरू है आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका, बेला महका रे महका, मन क्यों बहका। सुधीर जी, हम इस पूरी बातचीत को यहाँ रोकना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोगों को, दोस्तों को, श्रोताओं को गाना सुनता छोड़ दें और हम उनसे इस बीच में ये कहें कि भाई ये इस प्रोग्राम का आज का आखिरी गाना है। सुधीर जी से हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि वक्त जो है अब हमारा साथ नहीं दे रहा है और विदा हमें लेनी ही पड़ेगी। अब सुधीर जी, आपसे बातें करके, आपसे इतनी सारी बातें सुन के, आपसे आपके अनुभव जान के और उन अनुभवों के बीच में हमारे दोस्तों को बहुत सी सीख मिली होगी, बहुत सी जानकारी मिली होगी और वो सारी बातें जो मैं पूछ नहीं पाया आपने खुद ब खुद हमारे दोस्तों को बताई और इससे उन्हें बहुत फायदा होगा, बहुत ज्ञान भी मिलेगा, बहुत सीख मिलेगी। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी बात होगी, इस उम्मीद के साथ मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जाने से पहले गाना जरूर सुनवाइए। जी, मैं भी बहुत आपका आभारी हूँ इस मुझे यहाँ आने की दावत दी और वाकई बहुत बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ। और मैंने जितने गाने सुनाए उसमें कुछ पुराने दौर के ही गाने हैं सारे। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि आदमी जो है वो उसकी बेचैनी किसी कलाकार की, और कोई भी क्रिएटिव आदमी हो, सिर्फ अभिनेता ही नहीं, कोई भी किसी भी फील्ड में कोई भी जो क्रिएटिव आदमी है, जैसे प्रकृति है, सबसे बड़ा क्रिएटर तो कोई है नहीं और हम सब उस प्रकृति का एक हिस्सा हैं, प्रकृति का अंश हैं, उसी से निकले हुए हैं। तो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो हर इंसान में है और हर इंसान इस दुनिया में किसी पर्पस के लिए आया है, किसी मकसद के लिए आया है। उसका कोई मकसद है, चाहे वो उसको नजर आता ना हो, भगवान ने, क्रिएटर ने, सबसे बड़े क्रिएटर ने उसको बनाया है और हम उसी का एक हिस्सा हैं। तो वो एक तलब और एक जो खालीपन है वो हर इंसान के दिल में रहेगा। हर क्रिएटिव इंसान का जो दिल है वो पागल ही होता है और वो पागल ही रहेगा। तो पुराने दौर के गानों से निकल के हम आज के दौर में अगर आए तो दिल तो पागल है, जो उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत बढ़िया संगीत, मैं समझता हूँ दर्शक वो सुने और हंसते हुए और एक हल्के नोट में हम लोग विदा लें। धन्यवाद, नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से मैं न पहचानूंगी, नाम से भी न उसको जानूंगी। देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। दिल का कहना हम सब माने, दिल न किसी की माने। जान दी हमने, जान गए सब, एक वो ही न जाने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रहने तो छोड़ो ये कहानियां, दीवानेपन की सब निशानियां, लोगों की सारी परेशानियां, इस दिल की है ये मेहरबानियां। हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रेडियो नाटकों की जानी मानी आवाज, जाने माने अभिनेता सुधीर पांडे से अमरकांत दुबे की ये बातचीत आप सुन रहे थे। बातचीत का ये दूसरा और अंतिम भाग था। प्रस्तुति सहयोग PKA नायर का था और विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अगले हफ्ते फिर आएंगे सेल्यूलॉइड के सितारे।